हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन शर्मा का स्वागत है। आज मेरे कहा हूँ क्लास 9 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज। ये एनसीईआरटी का बुक है और मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट्स पॉइंट को पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स था नहीं जो एग्जाम के पूछे जा सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए, एक सरकारी आदेश था जो कि 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। इस सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या लिखी हुई थी और वो संख्या क्या लिखी हुई थी और ये आदेश उसी संख्या से जाना जाता है, OMR नंबर 36/012/91/90। श्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। ठीक है, इसमें कहा गया था, देखिए इस कार्यालय ज्ञापन में क्या कहा गया था, ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर इसमें क्या कहा गया था, हाँ यहाँ देखिए इसमें क्या कहा गया था। तो इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के लिए आरक्षित होंगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा जाति मानती आई है उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। ठीक है, उस समय SEBC बोला जाता था। ठीक है, तो ठीक है, तो उस समय था प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ नीचे आइए, तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता। ये आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नेता होता है। फिर यहाँ आइए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, फिर बोला भारत सरकार ने 1979 में क्या हुआ था, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। देखिए, इसके संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछे गए थे और टीआरई 3 में भी पूछे गए, जो एग्जाम हुआ अभी। ठीक है, वो जुलाई में 19 जुलाई को, उसमें भी पूछे गए थे। ठीक है, इसका अध्यक्षता जो है बीपी मंडल ने की थी, इसीलिए इनके नाम पर ही मंडल आयोग भी बोला जाता है उसको, और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपायों का बताने का जिम्मा सौंपा गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी थी, 1980 में अपनी सिफारिशें मतलब दी थी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। ठीक है, 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, 1989 में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग का जो सिफारिश था जो 1980 में दिया था उन्होंने, कि सिफारिशों को लागू जरूर करवाएगा वो। ठीक है, तो चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी शाह प्रधानमंत्री बने। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। ठीक है, 6 अगस्त 1990 को। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले नेक्स्ट पेज चलते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में क्या हुआ, कई मुकदमे दायर कर दिए, क्योंकि उनके पक्ष में नहीं थे, न्यायालय बोल रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमे को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। ठीक है, तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कि जो पिछड़ी जाति आयोग वाला जो मुकदमा था वो किस मुकदमे के नाम से जाना गया, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मुकदमे के नाम से जाना गया। सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश जो अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उनके कहा कि पिछड़े वर्गों के अच्छी स्थिति वाले लोगों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर फिर क्या हुआ कि 1993 को क्रमिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। ठीक है, संशोधन के बाद। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे, इस देखिए इस पेज में क्या है, इम्पोर्टेंट कंटेंट्स। यहाँ देखिए, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। ठीक है, आज़ाद स्तर पर इसे क्या बोलते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि के सभा को विधानसभा कहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उसको संसद बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आइए नीचे कि कानून महत्वपूर्ण होता है, कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। ठीक है, विधायिका काम क्या होता है कि कानून बनाना होता है। ठीक है, तो नीचे आइए यहाँ,
दूसरे पैराग्राफ पे, पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। तो यहाँ पर दूसरे सदन का मतलब है राज्यसभा का, ठीक है। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधि का जो इलेक्शन होता है वो परोक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है वोटिंग के जरिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है या फिर अपर हाउस। तो अपर हाउस राज्यसभा को और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कैसे, लो से लोकसभा, लो से लोअर हाउस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। फिर लोकसभा में सरकार का बजट या पैसों से संबंधित कोई भी कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खरीद नहीं कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पर, हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ माफ़ी मांगना चाहूँगा, नेक्स्ट पेज थोड़ा ये पिक्चर सही से नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स में बता देता हूँ इस पेज का भी, ठीक है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। देखिए इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ है। राजनीतिक कार्यपालिका क्या किसे कहते हैं कि जो जनता द्वारा जो चुने जाते हैं ना, और मंत्री बनते हैं, उसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और बाकी ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं जो मतलब सरकार का आदमी होता है, ठीक है, सरकार के मंत्री होते हैं वो होते हैं। और ये प्रशासनिक कार्यपालिका क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका, जो मतलब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे के या फिर कोई प्रक्रिया का या फिर कोई मतलब परीक्षण का मतलब पास करके तब वो बनते हैं, ठीक है, कोई अधिकारी, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पदों पर बने रहते हैं, ठीक है। ये है अस्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये यहाँ देखिए इसमें क्या है कि अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट में कैबिनेट मंत्री क्या होता है। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं, ठीक है। फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है। फिर राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो जैसे रेल मंत्री है तो रेल मंत्री है, फिर उनके नीचे तो जो रेल मंत्री के अब्सेंस पर या फिर उनकी सहायता में कार्य करेंगे तो वो होंगे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। और फिर उनके भी नीचे होते हैं क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ यहाँ देखिए, हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्रधानमंत्री के अधिकार में पॉइंट, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता, तो प्रधानमंत्री करते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है इस पेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यानी किसका निर्णय, प्रधानमंत्री का निर्णय जो है वो अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी भी करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये, उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। किसे, मतलब प्रधानमंत्री को। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल ही क्या करता है, इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आइए इस पैराग्राफ में तो नहीं है, फिर इस पैराग्राफ में आइए अब राष्ट्रपति में। तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है, यानी कागज पर तो अधिक है उसका नाम। राष्ट्रपति का शक्ति बहुत दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, वह मतलब कौन, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च
न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम पर होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ नीचे आइए, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। ठीक है, मतलब किसे, तो कोई भी कानून अगर कोई पारित हो रहा है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही ना वो आता है फोर्स में। जब तक राष्ट्रपति उस कानून पर हस्ताक्षर ना करे तब तक वो फोर्स में नहीं आ सकता है ना। तो वही बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है वह किसी भी कानून को, विधेयक को जो है रोक सकता है या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, संसद को पुनः भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा किसी विधेयक को पारित करती है तो उसे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए इस पेज में देखिए, ये जो येलो पॉइंट्स में जो दिया है ना, ये थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस ऐसे पढ़ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जो है जाना माना उदाहरण है। ठीक है, उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव जो है और नियुक्ति करता है। क्या राष्ट्रपति जो है वह खुद ही अपनी मंत्रियों का चुनाव करता है। वह अमेरिका का बात बोल रहा है ये। ठीक है, फिर एक कानून बनाने का काम अभी भी जो है विधायिका अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ की विधायक को क्या बोला जाता है, संसद बोला जाता है, और वहाँ का विधायिका को कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, वहाँ का कांग्रेस को कांग्रेस बोला जाता है। ठीक, फिर करती है पर राष्ट्रपति जो है किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी कानून को, वीटो पावर होता है उसको, कि कोई भी कानून को रोक सकता है वहाँ पर राष्ट्रपति। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। उसके 4 साल का तक कार्यकाल होता है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में मुख्य बहुमत न होने पर भी क्या होता है कि वह जो है आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। ठीक है, चूंकि सरकार से इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है इसलिए उसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर राष्ट्रपति ही क्या है, ये जैसे यहाँ पर कोई भी कानून बनता है तो वह संसद से बनता है ना, संसद बनाती है, विधेयक बनाती है। वहाँ पर नहीं, कोई भी कानून बन गया तो राष्ट्रपति ही बनाएगा, उसे लागू करवाएगा। ठीक है, अमेरिका में होता है ये। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है और अमेरिका की प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली कहा था। ठीक है, तो ये अंतर है। वहाँ राष्ट्रपति ही सब कुछ है, कोई भी निर्णय लेना हो उसको मतलब कैंसिल करना हो वो सारा काम राष्ट्रपति ही करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ, नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम है वहाँ। फिर यहाँ देखिए, देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, यानी सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है। एकीकृत इसलिए बोला कि इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से ही नियुक्त करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ ये लास्ट पेज, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है, यानी महाभियोग लगाया जाता है उस पर। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। ये भी बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि जिस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के ही हटाया जा सकता है उसी तरह भारत के चीफ जस्टिस को ही महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधेयक का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई की अमान्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चाहिए, सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। ठीक है, बस यहाँ देखिए एक पॉइंट से, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बनाया जाता है वही इसी को क्या बोलते हैं, कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है, हाँ यहाँ भी देख लीजिए एक पॉइंट से यहाँ भी बन रहा है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेयर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए। देखिए ये फोटो इस तरह से दिखाया, बस इस तरह दिखाया गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। बस आपको इतना गया पॉइंट याद रखना है। अब बाकी जितने भी मंत्री हैं संसद के, उससे शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें। और मैं 9 से लेकर 12 तक का जो है पॉलिटी का जो NCERT है वो मैं
आप लोगों को वादा किया हूँ मैं पूरा कराऊंगा तो करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़। और बाकी हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो SCERT का NCERT का बाकी प्रैक्टिस सेट सारा वीडियो जो है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।